वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी नर्सरी का विजिट किया है? अगर आपने कभी नर्सरी का विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको पॉलीथीन के कवर से जो है वो ढका जाता है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें होता ये है कि कुछ प्लांट्स को जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो उस हायर टेम्परेचर को आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक पॉलीथीन की लेयर जो है वो प्लेस कर देते हैं। इससे होता ये है कि जो रेडिएशन उस पॉलीथीन की लेयर को क्रॉस करके उसके अंदर पहुंचती हैं और जब वो प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब करते हैं और फिर जब वो उसको री एमिट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पॉलीथीन के कवर के या इन्वेलप के अंदर वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। एक्चुअली होता ये है कि अगर मैं आपको एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये होता क्या है बेसिकली। तो लेट्स से कि मेरे पास एक प्लांट है। लेट्स से देखें, ये एक प्लांट है, इसका पॉट है और इस तरह से, ओके, और ये इसके लीव्स हैं इस तरह से, ओके। इसी तरह से एक हम यहाँ भी बना लेते हैं, ओके। अब ये हमारा एक प्लांट है और इस प्लांट को थोड़ा हायर टेम्परेचर चाहिए एनवायरनमेंट से अपनी ग्रोथ करने के लिए, ओके। तो हम क्या करेंगे कि हम इस प्लांट को एक पॉलीथीन की लेयर के साथ क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये जो लेयर नज़र आ रही है पॉलीथीन, जैसे वो आप कवर एक यूज़ करते हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो है उसको इन्वेलप करने के लिए, ओके। होता ये है कि अब जो सन से जो रेज आ रही हैं वो क्या होंगी, इस तरह से रेज आएंगी। अब ये जो रेज आ रही हैं ये लेट्स से कि अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट जो है वो इजीली पॉलीथीन की शीट को क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। जैसे ये क्रॉस करेंगी तो ये जब इंटर हो जाएंगी अंदर तो प्लांट क्या करेगा, ये जो प्लांट होगा और जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे ये क्या करेगा, इनको अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट क्या करेगा, कुछ रेडिएशन जो है वो री एमिट करेगा इस तरह से, ऐसे। अब ये जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब करने के बाद इमिट करेगा ये बेसिकली होंगी इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो इस पॉलीथीन की शीट को क्रॉस नहीं कर पाती। तो होगा क्या, होगा ये कि ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगी इस तरह से, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक जो है वो होंगी। अब जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हीट जो है इस पॉलीथीन के अंदर जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसका नाम ग्रीन हाउस इसलिए कहा गया है कि हम इसे नर्सरीज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो ये जो अब इसका जो ब्रॉडर वर्जन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके। तो आपको पता है all objects absorb or emits radiations। तो हर किस्म का जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है और इसके साथ साथ रिफ्लेक्ट भी करता है। तो हमें इस बात का पता है अर्थ ऑल्सो absorbs और emit radiations। तो अर्थ जो है वो भी क्या करती है, रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। तो अब ये किस तरह से करती है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके।
अर्थ absorbs high energy radiations, और वो हाई एनर्जी रेडिएशंस कौन सी हैं? वो हाई एनर्जी रेडिएशंस जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट हैं, अल्ट्रा वायलेट, ओके, एंड emits low energy radiations, low energy जी, अर्थ जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है और लो एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करती है। अब क्या होता है कि ड्यू टू presence of different gases और उन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? उनमें है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर ट्रेस गैसेस होती हैं। ये बहुत कम अमाउंट में होती है। अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये कुछ गैसेस मौजूद हैं जिनमें वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और इसके साथ साथ कुछ अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो ड्यू टू दीज गैसेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट गैसेस, these emitted radiations by Earth, gets absorbed by these gases and re-emits back to Earth, causing it to increase its temperature. Yes. अभी गैसेस क्या करती हैं कि जो अर्थ से रेडिएशन एमिटेड हो रही है उससे ये अब्जॉर्ब करती हैं, अब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर is necessary to sustain life, on Earth. This phenomena is known as greenhouse इफेक्ट। यस, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ज़रा एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है इसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ऑलराइट, इसमें होता क्या है कि अर्थ जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है और लो एनर्जी रेडिएशंस यानी कि IR
इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट करती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद हैं जिनमें वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, इन्हें हम इन सबको कलेक्टिवली हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। दीज एमिटेड रेडिएशंस by earth get absorbed by these gases and re-emits back to earth causing it to increase its temperature। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये थी फॉर्मल डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ डायग्राम की मदद से कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो लेट्स से हमारे पास अर्थ मौजूद है यहाँ पे, हम इसे यस ये हमारी अर्थ है। ओके, इसी तरह से इसके गिर्द इन्वेलप है एक, हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये एक इन्वेलप है, ये देखिए। ओके, अब ये जो है हमारी अर्थ है। ओके, सो ये हमारी अर्थ है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सन मौजूद है। ऑल राइट, सन से क्या होंगी रेडिएशन ज़मीन की तरफ आएंगी इस तरह से, यहाँ से। तो सूरज से शुआएं जो हैं वो ज़मीन तक आ रही हैं। ओके, अब ये जो इन्वेलप आपको नज़र आ रहा है, ये जो इन्वेलप नज़र आ रहा है, ये उन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी गैसेस मैंने डिस्कस की थी आपके साथ? CO2, वाटर वेपर्स, एक किस्म का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। मीथेन, ठीक है। इसी तरह से क्या थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और थोड़ी बहुत और गैसेस भी होती हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि अर्थ के गिर्द एक एनवेलप बनाया हुआ है। ऑल राइट, ये हमारी अर्थ है। ओके, तो ये रेडिएशन जो है वो इजीली क्या होंगी, पास होंगी, और पास होके इसको पास करेंगी और पास होके ज़मीन तक पहुंचेंगी ऐसे। तो ये जो है ये हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, और इन हाई एनर्जी रेडिएशन को अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, अल्ट्रा वायलेट। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारी अर्थ है इसको अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब करने के बाद लो एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करेगी इस तरह से ऐसे। तो जब ये लो एनर्जी रेडिएशंस एमिट होंगी तो ये स्पेस में यानी आउटर स्पेस में मूव करने की कोशिश करेंगी। लेकिन होगा ये कि ये जो लेयर हमने बनाई हुई है, यस, ये जो हमने एक लेयर बनाई हुई है, ये जो डिफरेंट गैसेस की जो एक लेयर बनी हुई है ज़मीन के गिर्द, ये क्या करेगी, इन लो एनर्जी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगी, और अब्जॉर्ब करने के बाद ये दोबारा से इसको री एमिट करेगी ऐसे, सॉरी, ये दोबारा से क्या करेगी, इनको री एमिट ऐसे बैक। अब ये दोबारा से री एमिट बैक करेगी, तो ये जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ये इस गैस के एक बबल में या इन्वेलप में क्या होना शुरू हो जाएंगी, ट्रैप होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ओके, क्लियर हो गया कि आपने देखा कि हाई एनर्जी रेडिएशंस, बेसिक इसको यहाँ पे लिख भी लें, यस, यहाँ से क्या आ रही हैं आपके पास, हाई एनर्जी रेडिएशंस जो हैं वो आ रही हैं, और अर्थ अब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रही है, जो ये एमिट कर रही है, ये कौन सी रेडिएशंस हैं, ये लो एनर्जी रेडिएशंस हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। और फिर हमारा जो इन्वेलप है गैसेस का, ये उनको अब्जॉर्ब करता है और दोबारा से री एमिट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है इस गैसेस का, इसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, उस डेफिनेशन को मैंने इस डायग्राम की मदद से जो है वो सॉल्व करके बता दिया है। ओके, नाउ अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 6% ऑफ रेडिएशन जो सूरज से हम तक रेडिएशन आ रही है, उसका 6% जो है, ये जो एटमॉस्फेयर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या करेगा, सॉरी, ये क्या करेगा, स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, यानी रोशनी का
स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर। तो जब हमारी रोशनी जो है इस एटमॉस्फेयर से थ्रू होके हमारी ज़मीन तक आएगी तो इसका जो रोशनी का 6% हिस्सा है वो स्कैटर्ड बैक हो जाएगा, यानी कि स्पेस में स्कैटर्ड हो जाएगा। ओके, अब इसी रेडिएशन का जो 5% हिस्सा है, 5% वो रिफ्लेक्टेड बैक बाय अर्थ, रिफ्लेक्टेड बैक बाय अर्थ। अब अर्थ क्योंकि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगी तो 5% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट, यस, ओके। इसी तरह से इसका 49% जो है अब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ, रेडिएशन का 49% जो है वो अर्थ क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। ऑल राइट, इसी तरह से 20% जो है रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्लाउड्स। तो जो हमारे क्लाउड्स हैं वो रेडिएशन का 20% हिस्सा जो है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं स्पेस में। ओके, इसी तरह से 20% जो है अब्जॉर्ब बाय, यस, अब्जॉर्ब बाय क्लाउड्स, बाय क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर। ऑल राइट, तो ये जो हमारे पास रेडिएशन का टोटल 100% है, यस, ये जो मैंने टोटल आपके सामने 100% ऑफ रेडिएशन को डिस्कस किया है, वो जो 100% रेडिएशन आ रही है वो कहाँ कहाँ जा रही है वो आप देख सकते हैं। 6% वापस एटमॉस्फेयर में चलेगी, 5% जो है वो अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, 49% ऑफ रेडिएशन अर्थ ने अब्जॉर्ब कर ली, 20% जो है वो क्लाउड्स ने जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी और 20% जो है वो क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर ने मिलकर अब्जॉर्ब कर ली। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ऑल राइट, इसी तरह से आपसे जो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो ये है कि बताएं जी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होती है, मीथेन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और कुछ ट्रेस गैसेज होती हैं जिसके बारे में हमारी बुक में उन्होंने जिक्र नहीं किया तो हम भी उसको नहीं देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों गैसेज जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ से एक एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ऑल राइट, इसी तरह से यहाँ से भी आपसे एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ जो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही है, हाई एनर्जी रेडिएशन, वो कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो अल्ट्रावायलेट है, और जो वो एमिट कर रही है वो इंफ्रारेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। ऑल राइट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट हाई एनर्जी होती है और इंफ्रारेड जो है वो लो एनर्जी होती है। ऑल राइट, तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है हमारे पास, अगर ये ना हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी जो अर्थ है उसका एक टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम या मॉडरेट रहता है। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अर्थ का जो टेम्परेचर है रात के वक्त वो -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा जी। क्योंकि अगर आप इस इन्वेलप को ख़त्म कर देंगे, इस नेचुरल इन्वेलप को ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा कि रेडिएशन जो इमिट की हैं अर्थ ने वो कहाँ चली जाएंगी, वो स्पेस में चली जाएंगी। तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस नहीं आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो -180 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए -180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑल राइट, और इतने टेम्परेचर पे लाइफ को सस्टेन करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ जो है वो सस्टेन हो रही है। ओके, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर दी हैं, आपके साथ डेफिनेशन भी आपको लिखवा दी है। ओके,
अब बात करते हैं फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स ये क्या हो रहा है, ओके, फैक्टर्स affecting green house इफेक्ट। यस, हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, पहला है डिफॉरेस्टेशन। यस, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटने की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर रहे, मतलब ट्रीज अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। जब आप जंगल ही काट देंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कहाँ पे कंज्यूम होंगी, तो वो कहाँ जाएंगी, फिर वो ग्रीन हाउस गैसेज में उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से स्मोक emitting व्हीकल्स, तो ये स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स जो हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप फॉसिल फ्यूल की कोई भी टाइप को यूज़ कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 तरह की होती है, कोल, ऑयल एंड गैस। तो इसकी एक्सेसिव बर्निंग की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज कर रही है। नंबर 4, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो हार्मफुल केमिकल्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं और इस तरह से पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चिमनीज़ के थ्रू जो है वो कार्बन भी रिलीज़ हो रही है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और इन दोनों की वजह से, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से मीथेन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब डिफॉरेस्टेशन से भी करने से भी हमारा जो है वो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, मतलब एज अ कंट्री हम लोग जितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, वो हमारा एक जॉइंट कार्बन फुटप्रिंट है। मतलब हमारी जो कंट्री जितना कार्बन एमिट करती है उसे हम नाम देते हैं कार्बन फुटप्रिंट का, तो उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ रहा है। स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स, आप देख रहे हैं कि हम जो है वो ईवीज़ की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मोक से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से बढ़ती हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ती हैं। तो ये कुछ फैक्टर है। यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है जी। एनलिस्ट द फैक्टर्स इफेक्टिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप उन फैक्टर्स के बारे में बताएं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन में इजाफा कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ग्लोबल ओके, अब देखें कि मैंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए आपके साथ। अब ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा हीट ट्रैप होगी। अगर ज़्यादा हीट, ज़रूरत से ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग।
increase in average temperature of earth due to greenhouse gases is known as ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो 21 या 25 तक हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस तक, तो ये हमारा एक रूम टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये रूम टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फिर हो सकता है 30 हमारा रूम टेम्परेचर हो जाए, फिर 40 हो जाए, फिर 35, 40, 50। इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लोब का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग का हमें क्या नुकसान है? ग्लोबल वार्मिंग का हमें नुकसान ये है कि जितने भी आप देख रहे हैं नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, डिज़ास्टर इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स यानी कैद साली है, इसी तरह से हैवी रेनफॉल हो रही है, विंटर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और हमें डिज़ास्टर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर मैं बात करूं कि कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करें और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में बताएं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो है वो है फ्लड्स। यस, फ्लड्स कैसे आते हैं? देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उससे हमारे सी लेवल्स जो हैं वो राइज करेंगे। जब सी लेवल राइज करेंगे तो जो कोस्टल एरियाज होंगे वो थ्रेट में आ जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से फ्लड्स जो हैं वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, ड्यू टू increase in temperature, the glaciers melts by increasing the sea levels. It is a flood threat for coastal areas. Okay. तो यहाँ से आपने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लेशियर मेल्ट्स होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट्स होंगे तो जो हमारा मेल्ट होने से जो हमारा सी लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और सी लेवल के इंक्रीज़ करने की वजह से फ्लड्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट है दैट इज़ हरिकेन्स। हरिकेन्स में क्या होता है कि हरिकेन्स, यहाँ देखें ज़रा, दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो हरिकेन्स है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, हरिकेन्स। ओके, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग temperature of oceans increases by giving more
एनर्जी टू हरिकेन्स। जी, तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ओशन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसके इंक्रीज करने से जो हरिकेन्स की जो एनर्जी है वो पहले से क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दिस इंक्रीज इन एनर्जी, दिस इंक्रीज इन एनर्जी contributes to faster winds and heavy rainfalls। yes, तो इससे क्या होगा कि हरिकेन्स की वजह से तेज हवाएं चलेंगी और बहुत ही इंटेंस जो है वो रेनफॉल भी होगी। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि हमारे जो दो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं, हरिकेन्स और फ्लड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रेनफॉल। ओके, रेनफॉल। ओके, increase in temperature ultimately increases evaporation। yes, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। दिस एड्स मोर moisture in atmosphere and contributes to heavy, या इसको लिख लें, हैवी हमने पहले लिख लिया, अब लिखें इंटेंस रेनफॉल्स। यस, ताकि हमारी आर्टिकुलेशन जो है वो अच्छी हो थोड़ी सी। ओके, तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। इवेपोरेशन इंक्रीज होगी तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो है वो इंक्रीज करेगा, और इससे जो है वो हमारी जो रेनफॉल्स हैं वो बढ़ेंगी। तो इसको नोट कर लें आप। ओके, आई होप सो कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है दैट इज ड्रॉट। ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली या कहत साली, जब हमारे पास हमारी जो लैंड होती है जहाँ पे हमने फार्मिंग की होती है और उस लैंड को वाटर करने के लिए हमारे पास पानी मौजूद ना हो, यानी वाटर मौजूद ना हो, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉट कंडीशन। तो इवेपोरेशन के बढ़ने से due to increase in evaporation, so evaporation के बढ़ने से the plants lose their water content and land becomes dry, making it difficult for plants to grow in such hard and dry lands। yes, तो क्या हो रहा है, ड्रॉट की वजह से, इवेपोरेशन के इंक्रीज करने की वजह से
इवेपोरेशन के इंक्रीज़ करने की वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना वाटर कंटेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो ड्राई हो रही है। और जब वो ड्राई हो रही है तो उससे क्या हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए ग्रो करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ तक आप नोट कर लें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ वाइल्ड फायर्स। यस, अब जब ड्राइनेस हो रही है तो इस ड्राइनेस की वजह से यस ड्यू टू increase in temperature, the trees, bushes and vegetables becomes dry and increasing the fuel for fires। तो आपको इस बात का पता है कि अगर हमने कोई भी लकड़ी को जलाना है तो उसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर बढ़ने से, इवेपोरेशन होने से ट्रीज़, बुशेस, वेजिटेबल्स ड्राई आउट हो रहे हैं और इस तरह से हमारा जो है वो जो फायर के लिए जो फ्यूल है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। एनी एक्टिविटी, एनी ह्यूमन एक्टिविटी or lightning can cause a horrible fire। yes, तबाहकुन फायर जो है वो लग सकती है। ऑल राइट, तो ये वाइल्ड फायर्स हैं। ओके, इसी तरह से लास्ट जिसे हम कहते हैं विंटर स्टॉर्म्स। So what are winter storms? Winter storms are events such as snow, sleets, and freezing rains। Evaporation and moisture increases these storms। यस, तो मॉइस्चर और इवेपोरेशन ने क्या किया है, इन विंटर स्टॉर्म्स को भी इंक्रीज कर दिया है। तो इसको नोट कर लें आप। ओके, तो ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लिए जिसमें विंटर स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट, रेनफॉल, हरिकेन्स, फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन। ओके, यस, फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ये डायग्राम्स के थ्रू समझाया, बताया कि कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकते हैं। ये सारी परसेंटेजेस आपने याद रखनी है। ओके, तो ये वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट ही क्यों कहते हैं, और ये शुरू में डेफिनेशन हमने जो थी वो डिस्कस की थी। तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।